तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन टोटल, यानी 100 एमसीक्यू। ठीक है, 100 एमसीक्यू इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले वाला अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये टोटल 500 एमसीक्यू का सीरीज रहने वाला है, यानी टोटल 5 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए हैं, खास करके मैं कोशिश कर रहा हूँ बिहार एसआई मेंस के एग्ज़ाम को देखते हुए, और इसके अलावा चाहे आपका एईडीओ एग्ज़ाम हो, या फिर इसके अलावा आपका बिहार एसएससी सीजीएल हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम में आपका ये हेल्प करने वाला है। तो टोटल हम यहाँ पर 500 क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। प्रश्न ये है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष यह स्थापित किया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2007 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द के संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो हमारे प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये केशवानंद भारती वाद। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है भाग 2 के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद इसका आता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक। अगला है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भाषाई आधार पर गठन हुआ था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष बताइए कि कौन थे। 1953 के अध्यक्ष फजल अली, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है। तो भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे ए हो जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो किस वर्ष दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा ये आपका 1975 में। ठीक है, 1975, 36वें संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट आता है, संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त की गई है। तो अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 विधियां, ऑप्शन सी। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। ठीक है, 5। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। तो N.A. पालकीवाला। ठीक है, N.A. पालकीवाला, ऑप्शन सी। असत्य कथन चुनना है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया, ये सही है। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो यहाँ पे ये कह सकते ये भी सही है। के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा था, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना के मूल ढांचों को बदला जा सकता है, जी नहीं बदला जा सकता। संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचों को नहीं बदला जा सकता, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो असत्य हमें बताना है, ऑप्शन डी असत्य होगा। अगला सवाल क्या है कि भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके धर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता के अधिकार का नियमन कानून बनाकर कर सकती है। तो यहाँ पे होगा अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 11। गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में। 1987 में। जेवीपी समिति में कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। यहाँ पे फजल अली इसके अंतर्गत नहीं है, यानी जेवीपी जो है ये आपका ये इनका फुल फॉर्म होता है। तो फिलहाल ऑप्शन डी हो जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रीवियस में भी आप देखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री। पांडिचेरी का गठन किस वर्ष किया गया था। पांडिचेरी का गठन 1954 में किया गया, ऑप्शन ए होगा। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है। तो हरियाणा का गठन होता है आपका 1966 के अंतर्गत, 1966।
असत्य कथन का चयन करें, असत्य बताना। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, करेक्ट है। वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जी नहीं 9 नहीं, अब वर्तमान में 8 है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो कि गलत हो जाता है। बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रियम्बल को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो झारखंड का जो गठन होता है वो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका उत्तराखंड और ये हो जाता है झारखंड। ठीक है, चलिए सब ठीक है ना। संविधान की आत्मा यह कथन किसका है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, ऑप्शन बी। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो राइट आंसर बी बन जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 की अगर हम बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य था कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 से पहले देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास की आवश्यक जो अवधि होती थी वो कितनी होती थी? तो 5 वर्ष होता था। ठीक है, 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करने की एक विधि है? तो भूमि विस्तार द्वारा कर सकते हैं, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। राइट, समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन बी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद पंजीकरण के प्रार्थना पत्र देने की तिथि से भारत में आवश्यक निवास की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग की बात करें, कौन सा भाग है? तो भाग 3। ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में भी इसे जानते हैं। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को? तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 17। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो शिक्षा का अधिकार यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत 5 तरह के रिट जारी कर सकती है? तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की जब बात की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे भी होगा, और यही हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन करें। मूल अधिकारों का उल्लेख सर्वप्रथम इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है, करेक्ट है। वर्तमान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जी नहीं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसके बाद 6 मौलिक अधिकार ही हमारे पास हैं। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि असत्य है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है, ये तो करेक्ट है ही। नेक्स्ट आता है कि कारखाना आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का जो प्रतिषेध है किस अनुच्छेद में है? तो ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, 24। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या होता है? हेबस कॉर्पस जो होता है, इसका अर्थ होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी चीज़ों को निलंबन किया जा सकता है, ऑप्शन सी। अधिकार परीक्षा यानी क्वा वारंटो जो है वो कब जारी की जा सकती है? अधिकार परीक्षा जो है वो जारी किया जाता है कब? तो यहाँ पे कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसका वह वैधानिक हकदार नहीं होता है, तो ऑप्शन सी है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध होगा धर्म के अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। परमादेश रीट किसके द्वारा किसके विरुद्ध जारी की जाती है। परमादेश का जो जारी किया जाता है वो है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही, सॉरी 29, क्या कह रहा क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 30। ठीक है, 30 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा 30, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन चुने। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है, तो ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता प्रदान करता है, ये भी सही है। मार्शल लॉ की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, जी नहीं, ये यूके से लिया गया यानी ब्रिटेन से लिया गया, तो ये पॉइंट गलत होगा और ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निवारक विरोध के तहत किसी व्यक्ति को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है, ये करेक्ट था। नेक्स्ट आता है कि विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता है। तो विदेश भ्रमण जो है इसका अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है, ये अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्या आता है कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तो देखिए, अगर हम बात करें हमारे संविधान के प्रियम्बल में अगर हम देखें तो उस तरह से तो संविधान में 5 प्रकार के, मतलब हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार की। पहले तो 7 हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जब से हटाया गया तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, प्रतिषेध कब जारी की जाती है। प्रतिषेध जब रीट जो है वो कब जारी की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए ये जारी किया जाता है प्रतिषेध। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 का संबंध है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी। नेहरू रिपोर्ट में किसकी आकांक्षा प्रकट की गई थी। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसकी आकांक्षा प्रकट की गई थी, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की। ठीक है, सम्मिलित करने की, ऑप्शन बी हो जाता है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार की बात करें तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीतिशक तत्वों का उल्लेख किया गया। तो देखिए, राज्य का नीतिशक जो सिद्धांत है, तत्व है, इनका उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नीतिशक तत्वों की प्रकृति के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। असत्य कथन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, पूछा जाता है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, ये पॉइंट गलत है। ये सकारात्मक होता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। और इनका उद्देश्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ये तो सही है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत, ये बहुत बार पूछा गया। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो टोटल 11 हैं, पहले 10 जोड़ा गया था, बाद में एक। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया था। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। ध्यान दीजिए, संघीय कार्यपालिका का प्रधान की बात करें, मतलब प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें विधान परिषद का नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी, ये 3 ही शामिल इसमें होते हैं। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद हमारा बन के आएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो ये पॉइंट गलत होगा, हमें सत्य बताना है, ठीक है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो हम जानते हैं कि ये आपका सोवियत संघ से लिया गया था, ये पॉइंट गलत है। इसका वर्णन भाग 4 में है, जी नहीं, 4 के क के अंतर्गत आता है, 4 क के है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य है, तो यहाँ पे बात करूँ तो ये पॉइंट भी हमारा गलत निकल के आएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य नहीं, मतदान करना एक तरह से मौलिक अधिकार माना जाता है, तो ये पॉइंट गलत है। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय में की जाती है। अनुच्छेद 71 आपको पता है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 के क के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार और नीतिशक तत्वों के अंतर के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो यहाँ पे देखिए, अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार समाज के कल्याण के लिए, तो यहाँ पे एक तरह से ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मौलिक अधिकार समाज कल्याण के लिए नहीं, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे होना चाहिए था। तो फिलहाल ऑप्शन सी हो जाता है, जो कि असत्य है। काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? काम का न्याय संगत, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 42, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 के फर्स्ट के अंतर्गत। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 10 को जोड़ा गया था। बाद में 86वें द्वारा 2002 के अंतर्गत 11वां जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में? तो ये हमें 48 के फर्स्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में किस समिति का गठन किया गया? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जो गठन किया गया वो है जे.एस. वर्मा समिति, जे.एस. वर्मा समिति, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये हमें अनुच्छेद 49 के अंतर्गत देखने को मिलता है। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया था। अगला सवाल, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूल ढांचों को संसद संशोधित नहीं कर सकती है? किसमें कहा गया था? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती मामला 1973 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो 54 के अंतर्गत, ठीक है। 54 यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, निर्वाचक मंडल 54। अनुच्छेद 45 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है? तो अनिवार्य 6 वर्ष यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की वह शक्ति जिसके द्वारा किसी दंड को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, और तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है, क्या कहलाती है? मतलब पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, ऐसा करते हैं क्षमा, ठीक है, पार्डन, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना, क्या कहलाता है? तो सजा को बदल देना उसे लघुकरण कहते हैं, ठीक है, लघुकरण, ऑप्शन ए। अगला है कि सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, क्या कहलाता है? तो इसे परिहार कहा जाता है, ठीक है, परिहार। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति का त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, यहाँ पे बी करेक्ट है। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय द्वितीय चक्र की मतगणना शुरू हुई थी?
वीवी गिरी यहाँ पे करेक्ट है, वीवी गिरी। नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आता है कि महाभियोग के संबंध में असत्य कथन को चुने। महाभियोग के संबंध में असत्य कथन देखा जाए तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट देखिए कि यह संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, करेक्ट है। इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी आवश्यक है, ये भी करेक्ट है। यह संसद की एक विधायी प्रक्रिया, जी नहीं विधायी नहीं, अर्ध न्यायिक, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थी? तो नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को अधिकतम कितने समय के भीतर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है, राइट आंसर बी होगा। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य किए हैं उनका नाम है यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इनका उल्लेख आर्टिकल 78 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री, राज्यपाल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी की नियुक्ति करते हैं, तो डी करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के जो कार्यकारी जो शक्तियां हैं, इसके तहत ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। महाभियोग सदन की कैसी प्रक्रिया? ऊपर हमने देखा था कि महाभियोग एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का पात्र होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन जो होगा वो 57 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति पर प्रॉपर नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, पॉलिटी का भी नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा है। पॉलिटी के सभी टॉपिक्स आपको लाइन बाय लाइन अलग अलग टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, सारा नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो जा करके हमारे एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।